नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश भर में बड़े पैमाने पर योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम का नेतृत्व करते हुए कहा कि योग पूरी दुनिया को जोड़ने की शक्ति रखता है। दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों में केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों ने योगाभ्यास किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने योग को मानवता के लिए भारत का अमूल्य उपहार बताया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे संतुलित जीवन का आधार कहा। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा सहित कई नेताओं ने भी योग कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश भर में स्वस्थ आयु के लिए योग थीम के साथ बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। कोलकाता में आयोजित मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने का आह्वान किया। वहीं लाल किला, हरिद्वार, कोणार्क और हम्पी समेत देश के 100 प्रतिष्ठित स्थलों पर सामूहिक योगाभ्यास किया गया। आयुष मंत्रालय और MY भारत के 21 डेज 21 मिनट्स योग संयम और योग सेल्फी जैसे अभियानों में करोड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। स्कूलों, कॉलेजेस और ग्राम पंचायतों और स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी ने योग दिवस का अलग ही उत्साह यहां पर बना दिया और इसे एक जन आंदोलन का रूप दे दिया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 जून को अलीगढ़ दौरे पर रहेंगे, जिसे लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक तैयारियां तेज हो गई हैं। शहर के नुमाइश ग्राउंड में आयोजित होने वाली जनसभा के लिए भव्य मंच, वाटरप्रूफ पंडाल, सुरक्षा व्यवस्था और पार्किंग की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करने के साथ ही कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा भी कर सकते हैं। बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में लोगों को जुटाने की तैयारियों में है। वहीं अलीगढ़ की जनता को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री इस दौरे के दौरान जिले के लिए किसी बड़ी विकास परियोजना की घोषणा भी कर सकते हैं। वहीं अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के आरोपों को लेकर गठित SIT ने अपनी 6 दिन की जांच पूरी कर ली है। जानकारी के मुताबिक जांच टीम ने इस दौरान 150 से अधिक लोगों से पूछताछ की और मामले में हर पहलू की गहन जांच की। अब SIT जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी प्राथमिक रिपोर्ट सौंप सकती है। यह विवाद समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से लगाए गए आरोपों के बाद राजनीतिक मुद्दा बन गया था। वहीं हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी महंत संजय दास ने कहा कि SIT जांच कर रही है और सच सामने जल्द आएगा। उधर नीट परीक्षा को लेकर महाराष्ट्र में सुरक्षा व्यवस्था भूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है। पेपर लीक विवाद के बाद प्रशासन इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। कोल्हापुर में 12 परीक्षा केंद्रों तक प्रश्न पत्र पहुंचाने की जिम्मेदारी CISF को सौंपी गई है, जबकि पुलिस स्क्वाड के साथ पेपर सुरक्षित केंद्रों तक पहुंचाए गए। वहीं नागपुर में 30 परीक्षा केंद्रों पर 12,500 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। सुरक्षा के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों समेत करीब 700 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। साइबर पुलिस सोशल मीडिया पर नजर रख रही है ताकि परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके। वहीं पेपर लीक विवाद के बाद रविवार को देश भर में नीट 2026 री परीक्षा आयोजित की जा रही है, जिसमें करीब 22 लाख छात्र शामिल होंगे। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी। इस बार सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। अभ्यर्थियों का आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, फेस रिकग्निशन और लाइव फोटो कैप्चर किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर 4 स्तरीय जांच, CCTV, AI आधारित निगरानी, उड़न दस्ते और सिग्नल जैमर तैनात रहेंगे। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा ताकि परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड की पहली बड़ी राष्ट्रीय बैठक पटना में आयोजित की जा रही है। प्रदेश कार्यालय के कर्पूरी सभागार में राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता जुटे हैं। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनके नाम पर औपचारिक मोहर भी लगाई जाएगी। JDU के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इसे संगठनात्मक चुनावों के बाद की पहली बड़ी बैठक बताया है। वहीं इस बैठक में पहली बार नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की मौजूदगी भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का विषय बनी हुई है। राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर के हौजरानी स्थित रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग के दौरान कई लोगों की जान बचाने वाले रोहित मुखिया के साहस को दिल्ली सरकार ने सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रोहित के परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के साथ उनके पूर्ण स्वस्थ होने तक इलाज का पूरा खर्च उठाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने एक भावुक पत्र लिखकर रोहित के साहस, कर्तव्य निष्ठा और मानवता की भावना की सराहना की। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधिकारी ने रोहित के घर पहुंचकर परिवार को सहायता राशि का चेक भी सौंपा। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के जन्मदिन पर 1 जुलाई से प्रदेश भर में PDA पेड़ या अभियान शुरू किया जाएगा। 7 दिनों तक चलने वाले इस अभियान के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में पौधारोपण किया जाएगा और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया जाएगा। पार्टी कार्यकर्ता प्रेम, दया और अपनापन के भाव के साथ लोगों तक पहुंचकर उन्हें समाजवादी विचारधारा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। सपा का कहना है कि अभियान के जरिए सामाजिक न्याय, संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण की रक्षा का संदेश भी दिया जाएगा। पार्टी PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने की तैयारी में है।
वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले वाराणसी की शिवपुर विधानसभा सीट सियासी चर्चाओं के केंद्र में आ गई है। वर्तमान में इस सीट से बीजेपी के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर विधायक हैं, जबकि एनडीए की सहयोगी सुबह सपा भी यहां अपनी मजबूत दावेदारी जता रही है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने भी इस सीट पर खास रणनीति बनानी शुरू कर दी है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक सपा किसी मजबूत सवर्ण या प्रभावशाली ओबीसी चेहरे पर दांव खेल सकती है। ऐसे में शिवपुर सीट पर बीजेपी, सुबह सपा और सपा के बीच मुकाबला बेहद दिलचस्प और कांटे का होने के संकेत मिल रहे हैं। वहीं पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की तरफ से भारत में मुस्लिम धार्मिक स्थलों को लेकर दिए गए बयान पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जानकारी दी कि टिप्पणियों पूरी तरह से निराधार, हास्यास्पद और नफरत से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है और उसे ऐसे मामलों में दखल देने से बचना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि पाकिस्तान का अपना मानवाधिकार रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है और वहां धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव तथा उत्पीड़न का लंबा इतिहास रहा है। वहीं अंबेडकर नगर के भीटी थाना क्षेत्र के ग्राम चिऊटी पारा में गोली चलने की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि गांव के बाहर स्थित एक मुर्गी फार्म हाउस पर मौजूद हर्ष नामक युवक को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। गोली हर्ष के पेट में लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक ने बताया कि अंधेरा होने के कारण वो हमलावर की पहचान नहीं कर सका। घटना के बाद उसे तत्काल भीटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल जिला अस्पताल में घायल का उपचार चल रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। हमलावर की तलाश के साथ घटना के कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। वहीं अमेठी के सैदपुर दलशा गांव में सपा बूथ अध्यक्ष के पिता रामफल पाल की हत्या के मामले में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। बताया जा रहा है कि मकान के छज्जे को लेकर हुए विवाद में मारपीट हुई थी, जिसमें गंभीर रूप से घायल रामफल पाल की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जबकि उनकी पत्नी और बेटा भी घायल हुए थे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष ने परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी और पार्टी की ओर से 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं, हालांकि उन्हें मामले में पुलिस कार्रवाई पर भरोसा है। मीडिया से बातचीत में श्यामलाल पाल ने विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरा। वहीं पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर पर 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की जांच जारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव को जैसे ही इस खबर की जानकारी मिली और हम लोगों ने बैठ करके इस पर मंथन किया, चिंतन किया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस परिवार की मदद के लिए हमको यहाँ पर भेजा है। मैं परिवार को, हमारे पूरे समाजवादी परिवार के लोग यहाँ पर हैं, सभी लोग इस परिवार की इमदाद के लिए और आमजन भी ऐसे आतंक, ऐसी कानून व्यवस्था जो वास्तव में जहाँ पर गुंडा राज स्थापित हो चुका है, वहाँ पर किस प्रकार से थामा जाए ये समझ में लोगों को नहीं आ रहा है। पूरा परिवार डरा हुआ है कि हमें भी जान से मार डालेंगे, तो उनकी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। और समाज, हाँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से इतनी बड़ी घटना हुई है, इतना बड़ा घटना की जानकारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अखबारों के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि पूरा परिवार को मारा गया। अब किन हथियारों से मारे अब प्रशासन पता करेगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 1 लाख रुपए की मदद इस परिवार के लिए दिया है। वहीं अमेठी तहसील परिसर में जर्जर भवन एक बार फिर हादसे का कारण बन गया। तहसील भवन की छत पर प्लास्टर अचानक टूटकर नीचे गिर गया, जिसकी चपेट में आकर वहां खड़ी एक महिला घायल हो गई। घटना के बाद परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौजूदा लोगों ने घायल महिला को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमेठी पहुंचाया, जहां उसका उपचार चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा उस समय हुआ जब तहसील परिसर में लोगों की आवाजाही बनी हुई थी, जिससे बड़ा हादसा भी हो सकता था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि भवन की जर्जर हालत की जानकारी होने के बावजूद समय रहते मरम्मत नहीं कराई गई। वहीं हैरानी की बात यह रही कि सूचना मिलने के बाद भी संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान कोई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। घटना के बाद तहसील परिसर की सुरक्षा व्यवस्था और भवन की स्थिति को लेकर सवाल उठने लगे हैं। वहीं अलीगढ़ के इगलास क्षेत्र में शनिवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जब अलीगढ़ डिपो की रोडवेज बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित एक दुकान में जा घुसी। हादसे में एक महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस अलीगढ़ से मथुरा की ओर जा रही थी। इगलास बिजली घर के सामने अचानक बस ने नियंत्रण खो दिया और पैदल जा रही एक महिला को टक्कर मारते हुए सड़क किनारे खड़ी मोटरसाइकिल को रौंदकर दुकान में घुस गई। हादसे के बाद
स्थानीय लोगों ने तत्काल राहत कार्य शुरू किया और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा जा रहा है। वहीं महिला समेत 2 घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। लोगों का आरोप है कि दुर्घटना के बाद बस चालक और परिचालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर यातायात व्यवस्था बहाल कराई और मामले की जांच शुरू कर दी। घटना के बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है और लोग दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अली की तरफ से रोड में जा रही थी और एक संग उल्टे हाथ की तरफ दे दिया। ये अपनी साइड चल रहे, क्या कर रहे थे? मैं घर से जा रहा था, मोटरसाइकिल से जा रहे थे? बाइक से जा रहा था। हेलमेट लगा के, हेलमेट ने बचा लिया। कितने लोगों को लगी है यहाँ पे? इसमें 2-3 लोगों को लगी है। 2-3 लोगों को लगी है। ड्राइवर भाग गया? ड्राइवर भाग गया, फरार हो गया। ये राजस्थान आ रही थी घर से, ओवरटेक किया है इसने अलीगढ़ रोडवेज ने। एक लेडीज पैदल आ रही थी, उसमें घुस गया ओवरटेक करते हुए। यहाँ जो है एक ऐसा नहीं है पप्पू सेठ, वो भी घायल है और वो लेडीज का तो पैर या धड़ ही गया था। शहर टावर की रहने वाली है वो। किस तरीके से हुआ ये एक्सीडेंट हुआ है? ओवरटेक किया है उसे, राजस्थान को मतलब इधर से आ रही थी, उसे मतलब करके उसमें घुस गई। ओवरटेक के चक्कर में किया उसने। अलीगढ़ से ही आ रहा है, ये पीपा के सेट है। वहीं अयोध्या में श्री रोकड़िया हनुमान मंदिर कनक भवन के निकट स्थित मंदिर के महंत विनोद मिश्रा ने राम मंदिर में चढ़ावे और दान राशि के कथित दुरुपयोग को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश दुनिया के करोड़ों राम भक्त गहरी आस्था के साथ राम मंदिर में चढ़ावा अर्पित करते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की तरफ से दिए गए आभूषणों और भेंटों के उपयोग एवं संरक्षण को लेकर गंभीर चिंताएं सामने आ रही हैं। महंत विनोद मिश्रा का आरोप है कि चढ़ावे में आए आभूषणों को भगवान के श्रृंगार में समुचित रूप से शामिल नहीं किया जा रहा और दान राशि के प्रबंधन में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं से श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत होती हैं और मंदिर की व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। महंत ने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने ट्रस्ट की संरचना में संत समाज की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया ताकि मंदिर की व्यवस्थाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। जी, अभी तो राम भक्तों के आस्था से बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, पर अब मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आ गया है। उन्होंने SIT गठित कर दी है और हम लोगों को भरोसा है कि SIT जो है दोषियों को पकड़ेगी, दंडित करेगी और आगे की व्यवस्था सुचारू होगी। पर आगे ऐसी व्यवस्था बने, ऐसे ईमानदार लोगों का ट्रस्ट बने जो राम के आदर्श को स्थापित कर सके। अयोध्या ये सृष्टि की पहली नगरी है, मानव सभ्यता यहीं से विकसित हुई है। महाराज मनु की राजधानी अयोध्यापुरी है और महाराज मनु प्रथम मानव हैं ब्रह्मा जी की सृष्टि के, उन्हीं से मानव सृष्टि का विस्तार है। तो सारे संसार में मानवता का संदेश अयोध्या से जाता है। अभी अयोध्या में ये बहुत बड़ा खेल हो गया। राम मंदिर के जो व्यवस्था देखने वाले वहाँ के सेवक थे, उसमें मुख्य रूप से चंपत राय जी का सेवक टिन्नू यादव, उसने बहुत बड़ी गलती की और जो वहाँ अनिल मिश्रा, गोपाल राय और अन्य लोग लगा रखे थे, सब लोग मिल कर के संगठित होकर के चोरी कर रहे थे, लूट कर रहे थे। भक्तों के आस्था श्रद्धा से चढ़ाई हुई दान सामग्री को अपने घरों में ले जा रहे थे। ये बहुत गलत हुआ, पर ये ध्यान रखना चाहिए आगे से अच्छे लोगों का ट्रस्ट बने और सज्जन लोग मिल करके राम की मर्यादा स्थापित करें। विश्व में अयोध्या से अच्छा संदेश जाए, लोग अयोध्या में राम की अच्छाई लेकर के जाएं, वही सबके जीवन का कल्याण करेगा, सबका मंगल करेगा। वहीं अमरोहा के गजरौला में पैसे दोगुने करने और तंत्र क्रिया के नाम पर करीब 1.80 करोड़ रुपए की कथित ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित आकाश चौधरी ने एक तांत्रिक पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। मामले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर चर्चाओं का विषय बना हुआ है। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी ने पहले विश्वास जीतकर पैसे दोगुने करने का लालच दिया और करीब 2 वर्षों में उससे 1.80 करोड़ रुपए ले लिए। बताया गया कि पीड़ित ने अपनी जमीन बेचकर रकम जुटाई, जिसमें लाखों रुपए बैंक खातों में और शेष नकद दिए गए थे। पीड़ित ने गजरौला थाने में शिकायत देकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई और रकम वापस दिलाने की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की बात कही है। मेरे साथ जाने वाला मैं आपका पत्थरपुरे का, उसने मुझसे पैसे ले लिए
कितने रुपए लिए? 1 करोड़ 80 लाख। इस बेस पे आपने पैसे दिए थे इसे? पैसे डबल करने के चक्कर में ले लिए थे। तुम्हें किसने मिलवाया था उससे? मुझे किसी ने बता दिया था, तो मैं दवाई लेने चला गया था। इसका मेडिकल है यहाँ पे, न्यू वर्मा मेडिकल स्टोर के पास में, मैं वहाँ चला गया था। फिर क्या हुआ वहाँ पे? इसने मुझसे बोला कि मैं ऐसे करके पैसे डबल कर देता हूँ। शुरू में इसने दे भी दिए 10,000 के 20,000 करके, और फिर इसी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लेता रहा। और मैंने अपने पैसे वापस मांगे तो इसने बोला कि मैं तुझे मार दूंगा तंत्र विद्या का। तुमने पैसे ऑनलाइन दिए, कैश दिया? मैंने ऑनलाइन दिए 35 लाख। अच्छा, बाकी कैश दिया। टोटल कितने रुपए दिए? 1 करोड़ 80 लाख। अब क्या हुआ? अपने पैसे वापस मांगे, क्या करें अब आप? मैं अपने पैसे वापस लेने गया तो वो मुझे यहीं मिल गया था गली में। तो कौन सी गली में? है कौन सी गली में? उसने मिल गया चेयरमैन साहब वाली गली में। और इसने मुझे तमंचा। वहीं बदायूं विधानसभा क्षेत्र में विधायक राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भैया की अध्यक्षता में मैथिल समाज की एक संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम में दातागंज विधानसभा क्षेत्र सहित आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में मैथिल समाज के लोगों ने भाग लिया और समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। बैठक के दौरान शिक्षा, रोजगार, सड़क, स्वास्थ्य और अन्य जन सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया। समाज के लोगों ने एकजुटता का परिचय देते हुए क्षेत्र के विकास और सामाजिक उत्थान को लेकर सुझाव भी दिए। विधायक बब्बू भैया ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उनके समाधान का आश्वासन दिया। संगोष्ठी में सामाजिक एकता, संगठन की मजबूती और समाज के सर्वांगीण विकास को लेकर विस्तृत चर्चा भी की गई। उधर भारतीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने लिस्ट ए क्रिकेट में नया इतिहास रच दिया है। ट्राई सीरीज के फाइनल में श्रीलंका ए के खिलाफ खेलते हुए वैभव ने महज 11 गेंदों में अर्धशतक जड़कर लिस्ट ए क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज 50 लगाने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अपनी विस्फोटक पारी में उन्होंने 5 चौके और 5 छक्के लगाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 450 का रहा। वैभव की इस तूफानी बल्लेबाजी ने न सिर्फ दर्शकों को रोमांचित किया बल्कि क्रिकेट जगत को भी हैरान कर दिया। उनकी ये पारी अब रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गई है। वहीं दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि भीषण गर्मी और उमस से जल्द राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज बदला रहेगा और अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की संभावना नहीं है। राजधानी और आसपास के इलाकों में आंधी, गरज चमक और हल्की बारिश का दौर जारी रह सकता है, जिससे मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना रहेगा। 22 से 25 जून तक आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। इस दौरान अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।